सभी को जय श्री कृष्णा अगेन भाई। हर हर महादेव। राधे राधे। नमस्ते। स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी के रिविजन्स को। ठीक है, करते हैं रिविजन्स को। थोड़ा सा डिले, बट उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब करेंगे। एक बार दिखा दो परफेक्ट है सब कुछ। एक बार थम्स अप कर दो भाई, थम्स अप कर दो एक बार। सभी धन्यवाद भाई। अरे हाँ यार, लेट हो गया। सेट करने में टाइम लगता है ना सब कुछ। दोबारा सा लाइव वो करना, वो सारी चीज़ें तो लेट हो जाती उसकी वजह से। लेकिन अभी मैं सही हूँ, अभी मैं 10 मिनट लेट हूँ, बट हाँ सही है। मैं भी थक गया था थोड़ा सा। हम्म चले स्टार्ट करने के बाद हम सब कर दो। क्या सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है ना भाई? परफेक्ट तो दिख रहा है भाई। 12th पास आउट हूँ यार। मेरे को ये बताओ कौन कौन से चैप्टर आ रहा है, कौन कौन से चैप्टर आ रहा है? हाँ पता ही होगा भैया। आप बोलोगे आपको नहीं पता, पढ़ाने आए हो। कुछ लोग तो यही बोलेंगे यार। इससे बढ़िया बता दो यार, बोलने से बढ़िया। बोलो। सब आ रहा है मतलब कि लाइक दैट कि कुछ टॉपिक्स अंदर से कटे हैं। मेरे को ये बताओ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में जो इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये सारे टाइप्स है, वल्नरेबल स्पीसीज, ये सब कटा है क्या? ये सब कटा है मेरे हिसाब से। तो बात करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर से। स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी का पहला चैप्टर है। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मैं लिखते चलूंगा, पहले माइंड मैप की तरह मैं लिख दूंगा, फिर उसके बाद समझाते चलूंगा। ओके भाई, एक बार हम सब कर दो और सेशन को लाइक कर दो भाई। स्टार्ट करते हैं फिर। चले आ जाओ। हाँ फास्ट कर देंगे भाई। आज 4 सेशन लेना है मेरे को, 11-12 हो चुके हैं मतलब कि। आ जाओ, 2 बजे फिर एक है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। चलो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर की बात करते हैं। तो आपको पता है कि रिसोर्सेज की बात करते हैं। पहली बात की सबको पता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पहला चैप्टर। ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जल्दी करा देंगे यार, रैपिड रिवीजन है तो हो जाएगा। ओके डोंट वरी। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो आपको पता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्या होता है? रिसोर्सेज और उसका डेवलप। रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज वो होता है जिसकी चीज की नीड्स हो, वो हमारे लिए जरूरत मतलब हो, वही रिसोर्सेज होता है। और उस उसका डेवलप हो जाना, दैट्स आल्सो कॉल्ड रिसोर्सेज। और उस उसका डेवलपमेंट होता है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर का मतलब यही है। ठीक है, हाँ भैया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे मेन होता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो पहला है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो आपको पता है 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। कौन कौन से भैया? बोलो कौन कौन से भैया? ये तो बताना पड़ेगा ना। आप बोलोगे भैया कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन पहला होता है अपना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी तीसरे की बात करते हैं। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप।
ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, और चौथा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। है ना। तो ये टाइप्स क्या होते हैं, 4 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, एक्सप्लेन। हाँ, मैं नहीं बढ़ाने जाता, मेरे को भी पता है। अगर रिन्यूएबल पूछा जाए, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल या फिर एबायोटिक, बायोटिक, तो याद रखना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं भाई, बोलो। आप बोलो कि जो रिन्यूड हो जाए, नॉन रिन्यूएबल जो नॉन रिन्यूड होते हैं। ठीक है, नहीं बता रहा, बस इतना ही बता दे, याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने बात की रिसोर्सेज प्लान, रिसोर्सेज जैसे कि लैंड यूटिलाइजेशंस की बात करते हैं। लैंड यूटिलाइजेशंस की बात, उसके बाद ठीक है। हाँ, तो ये होता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस। यहाँ पर कई सारे टर्म्स होते हैं बट सीबीएसई बोर्ड्स में नहीं है, तो फिर मैं इसको रहने देता हूँ। नेक्स्ट होता है भैया लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशंस की बात करते हैं। इसमें भी आपके में ज्यादा नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा पार्ट जानना है जो कि एमसीक्यू के लिए क्लियर हो जाए और थ्योरी पोर्शन के लिए। इसके बाद इसके बाद इकोनॉमिक्स है, उसके बाद लास्ट में रात में इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन होते हैं। लैंड डिग्रेडेशन मतलब यहाँ पे 2 टॉपिक्स, एक आता है लैंड डिग्रेडेशन। देखो पहला बात करें लैंड डिग्रेडेशन की। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड का खराब होना, दैट्स कॉल्ड अ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है कि लैंड का खराब होना, वही लैंड डिग्रेडेशन होता है। जहां पर क्या होता है कि 130 मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स लैंड क्या है, डिग्रेड्स है। ठीक है, 28% तो फॉरेस्ट है। ठीक है, 56% वाटर इरोडेड है, रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सलीन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट। ठीक है, मतलब कि 28% तो फॉरेस्ट डिग्रेडेड है, 56% जैसे कि एक्टिविटीज कुछ हो रही हैं, एल्कलाइन डिपॉजिट है, उसकी वजह से भी ये क्या है, हाँ लैंड डिग्रेडेड हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना कि 130 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड डिग्रेडेड है, हेक्टेयर्स लैंड डिग्रेडेड है इंडिया में। ओके, हाँ भैया। अब जैसे कि लैंड यूज पैटर्न कैसा है, लैंड यूज पैटर्न की बात करें तो पैटर्न ऑफ यूज, क्लाइमेट, टाइप ऑफ सोर्स, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, कैपेबिलिटी, ट्रेडिशन, इन सब में क्या है, ठीक है। तो इन सब में क्या है कि लैंड पैटर्न यूज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें फॉरेस्ट के एरिया की बात करें तो याद रखो, जैसे कि लैंड यूज पैटर्न की बात करें, लैंड यूटिलाइजेशन, तो फॉरेस्ट की बात करूं अगर, तो आप क्या बोलोगे? फॉरेस्ट के अंदर 22.78% फॉरेस्ट लैंड के अंदर है, 22.78%, 22.78% फॉरेस्ट कवर है लैंड में। ठीक है, लैंड में इतना ये है। लैंड, कितना लैंड अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशंस के लिए, जैसे कि कौन कौन से लैंड नहीं है कल्टीवेशंस के लिए, तो याद रखना है जैसे कि बैरन लैंड, जैसे कि लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए भी नहीं है भाई। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, बैरन लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर, जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो याद रखना है जैसे कि यहां पर बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, ये सारी चीजें। ठीक है, बिल्डिंग्स, रोड्स, बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा, ये सब सारी क्या है, लैंड जो है नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, हाँ रोड, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर फैलोज लैंड भी है। फैलोज लैंड क्या होते हैं, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन। जैसे कि फैलोज लैंड ऐसे होते हैं जो कि 1 to 5 एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, वो कल्टीवेशन नहीं कर सकते, अनकल्टीवेटेड, जैसे कि जो 1 से 5 साल तक अनकल्टीवेटेड पड़े हैं, तो वो फैलो लैंड्स में आते हैं। अब अगर नेट सोर एरिया की बात करें तो एरिया सो मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर, एक साल में वंस इन ईयर एग्रीकल्चर, प्लीज मतलब कि प्लस नेट सोन एरिया क्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, मतलब कि एक साल में एग्रीकल्चर, दैट्स कॉल्ड सोदा नेट सोन एरिया, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी बोलते हैं उसे, क्रॉस क्रॉप्ड एरिया।
ठीक है, ठीक है भाई। हाँ भैया, तो ये होता है लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड डिग्रेडेशन जहाँ पे आता है। आपको याद रखना कि 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया में है। फॉरेस्ट 22.78%, बैरन लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर, जैसे कि एग्जांपल बिल्डिंग, रोड्स, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों में। ओके चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमें रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जैसे कि सॉयल एज अ रिसोर्सेज है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सॉयल एज अ रिसोर्सेज, जैसे कि सॉयल एज अ रिसोर्सेज में टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करते हैं। ये तो लास्ट में हम बात कर लेंगे, पहले हम रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की बात करते हैं। रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लिया जाता है भाई, हर एक बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है। ओके हाँ, कल सुबह 4 बजे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से लेकर आऊँगा। जैसे कि मैं अगर अभी एक पीडीएफ आपको दिखाता, बाद में दिखा दूंगा, ठीक है, कि उस पीडीएफ में मैंने ऐसे पीडीएफ बनाए हैं जो कि लास्ट में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि पहला है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो एग्जांपल डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अगर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करना है तो जैसे कि डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज है इन फ्यू हैंड्स टू ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर एंड डिप्लीटेशन। इन सब से क्या होगा कि रिसोर्सेज ने, देखो डेवलप कैसे होगा, हमें माइनिंग एक्टिविटीज, उस पास में फैक्ट्रीज, ये लैंड को, ये सारी चीजें उस रिसोर्स को जो हेल्प कर रहे हैं उन्हें बचाना, दैट्स कॉल्ड अ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट करने के लिए लाइक दैट प्रोसेस होता है। हम बात करें फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, हाँ 3 पॉइंट्स है भाई, रिसोर्सेज प्लानिंग में 3 पॉइंट्स हैं। एक होता है मेकिंग ऑफ इन्वेंटरी रिसोर्सेज आफ्टर द रीजन वाइज आइडेंटिफिकेशन अक्रॉस द एंट्री। दूसरा होता है मेकिंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन, आपको पता है कि प्लानिंग की जाती है। तीसरा मैचिंग द रिसोर्सेज प्लान विद डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच किया जाता है एक्सेट्रा। ये 3 प्लानिंग होती है रिसोर्सेज की। डेवलपमेंट और रिसोर्सेज हो गया। जैसे कि लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो आपको पता है कि लैंड रिसोर्सेज किस किस में डिवाइडेड है। लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज में याद रखना है कि जो माउंटेन्स हैं वो 30% है। माउंटेन्स क्या है, 30% है। प्लेट्यूज कितना है, प्लेट्यूज कितना है, 27% है। और आइलैंड कितना है, 43%। ठीक है, ये टर्म में याद रखना है, एमसीक्यू में बार बार पूछ लिया जा सकता है। ओके माउंटेन्स कितना है, 30% है। सेशन को लाइक भी कर देना भाई, बोल दे रहा हूँ। माउंटेन्स 30%, प्लेट्यू 27%, आइलैंड 43%। हाँ ठीक है, ये होता है। अब उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो आपको पता है कि इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लेड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अगर कंजर्वेशन ऑफ मतलब रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा, रिसोर्सेज को कंजर्व करना, ठीक है, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से आपको निपटना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना पड़ेगा, उन सबसे आपको कंजर्व कराना पड़ेगा उस चीज को। देखो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है मिलेट टू, उसको बस एक सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से क्या करना है, उसको ओवर यूटिलाइजेशन बोल सकते हो, यूटिलाइजेशन करना है। जैसे कि हाँ टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में, एक हमने बात नहीं की, लेकिन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक आता है। हाँ देख, मैं लास्ट क्वेश्चन की सीरीज सोच रहा हूँ, अगर मेरा इकोनॉमिक्स हो गया जल्दी तो हम कंप्लीट एसएसटी के सारे क्वेश्चन की सीरीज रात में कर लेंगे, देखेंगे जैसा होगा। बोलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टॉपिक आता है। सस्टेनेबल डेवलप क्या होता है, खुद की नीड्स को, जो नीड्स है उसको कॉम्प्रोमाइज मत करो, उस एनवायरनमेंट को यूज करो, फ्यूचर की नीड बिना सोचे। ओके सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि अभी के टाइम्स में यूज करो उस नीड्स को विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है, फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, अभी के लिए उसे यूज करो, ठीक है। अब रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया ये था, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लेड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, वही होता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके हाँ भैया, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया की बात करते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया,
रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया की बात करते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया तीन में होंगी, तीन केसेस में होती है। कैसे? पहला एक केस बेस करें तो मेकिंग ए इन्वेंटरी रिसोर्सेज आफ्टर द रीजन वाज, मतलब बोल सकते हो आइडेंटिफिकेशन अक्रॉस द कंट्री। पहला क्या? आइडेंटिफिकेशन अक्रॉस द कंट्री, आइडेंटिफिकेशन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। दूसरा मेकिंग ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। एंड सी की बात करते हैं मैचिंग ऑफ रिसोर्सेस, मैचिंग किया जाता है उस रिसोर्सेस को, मतलब कि प्लान विद डेवलपमेंट प्लान से मैच किया जाता है, मैचिंग ऑफ रिसोर्सेस। तो ये तीन मेथड होते हैं रिसोर्सेस प्लानिंग किसमें? इंडिया में। पहला क्या होता है? मेकिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन अक्रॉस द कंट्री। हाँ भैया। नेक्स्ट क्या होगा? मेकिंग ऑफ प्लानिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ओके। हाँ भैया। मैचिंग ऑफ रिसोर्सेज विद डेवलपमेंट प्लान्स, डेवलपमेंट प्लान्स के साथ रिसोर्स मतलब चेक भी किया जाता है, इसे ये बोल सकते हो मैच कराया जाता है। ओके भाई, आ जाओ। तो ये होता है। अब बात करते हैं सॉइल एज अ रिसोर्सेज की, जो एक नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्सेज में। चलो, यहां पे मेन आता है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो बताओ सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन बता दो, बताओ। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन बताओ। देखो, जो टॉप सॉइल होती है उसका रिमूव होना वो सॉइल इरोजन होगा। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। सॉइल कंजर्वेशन क्या होगा? आप बोलोगे भैया कैन बी डन बाई एफोरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग, कैन बी डन बाई डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग, दैट्स कॉल्ड एज सॉइल कंजर्वेशन। कैन बी डन बाई एफोरेस्टेशन, कैन बी डन बाई एफोरेस्टेशन और टेरेस फार्मिंग, वही सॉइल कंजर्वेशन होता है। रिमूवल ऑफ टॉयल सॉइल ऑन इट्स सरफेस वो क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा। सॉइल कंजर्वेशन क्या होगा? कि जब वो एफोरेस्टेशन और टेरेस फार्मिंग एटसेट्रा इन सारी चीजें से होगा। हाँ, काउंटर फ्लेमिंग एटसेट्रा बोल सकते हो। तो सॉइल इरोजन क्या? रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। हाँ भैया। और नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा बोलो? सॉइल कंजर्वेशन। आप बोलोगे जो जहां पर एफोरेस्टेशन एंड टेरेस फार्मिंग, ये सारी चीजें सॉइल कंजर्वेशन में आएंगी। हाँ, ओवर गेजिंग, स्ट्रिप टॉपिंग सब आ जाएगा भाई, उसी में सॉइल कंजर्वेशन होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं। सॉइल कितने टाइप्स में है बता दो जल्दी जल्दी से। आप बोले भैया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करें तो ए है अपना एलुवियल, बी है अपना ब्लैक, सी है अपना रेड एंड येलो, एंड डी है अपना लेटराइट, एंड ई की बात करें तो एराइड, एफ बात करें फॉरेस्ट। 6 टाइप्स के क्या हैं? सॉइल है। क्या भाई? हाँ, एलुअल में खादर एंड भांगर आता है। ये सारी चीजें याद कर लेना, एक बार पढ़ लेना कि जहां पर मतलब कि एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, एराइट, फॉरेस्ट और लेटराइट सॉइल क्लासिफिकेशन है ये सॉइल के। सॉइल इतने टाइप्स के होते हैं। सॉइल इरोजन का मेन डिफिनीशन यही होता है भाई, जैसे कि इंटेंस फार्मिंग, ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, दैट्स कॉल्ड सॉइल इरोजन। गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कितना है और कौन कौन सा है? एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, फॉरेस्ट सॉइल, एराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल। ओके। कौन सा? लेटराइट सॉइल होता है, एराइट सॉइल होता है, फॉरेस्ट सॉइल होता है, रेड एंड येलो सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल होता है। ठीक है, तो ये पूरा था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट चैप्टर।
वेट अ फ्यू मिनट। थोड़ी देर रुकना। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है भाई? नेक्स्ट चैप्टर है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस समझना जरूरी है, समझाना मुझे पढ़ाना होगा, बिकॉज उसमें तो आपका आधे से ज्यादा कटा है। मेन क्या होता है? इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, जो स्पीसीज में आ जाते हैं वो आपके रे में कटा ही है। बोलो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस में पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? बोलो। बोलो। हाँ, वो तो बायोडाइवर्सिटी पूछा जाता है, वो तो है, ये कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम है। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ाया जाए या फिर आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट चैप्टर पे? बोलो। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, वाटर रिसोर्सेस पे। बोलो। चलें? किस पे चलें? वाटर रिसोर्सेस पे चलें? वेट, पूछ लो भाई जो भी क्वेश्चन। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस आप कह रहे में उतना नहीं है। बायोडाइवर्सिटी पूछा जा सकता है, तो बायोडाइवर्सिटी याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी इज द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। ओके, कॉम्प्लेक्स वेब है किसका? इकोलॉजिकल सिस्टम का, जिसमें रिच इन वाइल्ड लाइफ, कल्टीवेटेड, ये सब रिच, इस सब में रिच होता है, वो अपना बायोडाइवर्सिटी होता है। मैप करवा दिया भाई, कल ही करवा दिया, देख लो वीडियो होगी इसमें, सारे मैप करवा दिया। हिस्ट्री से 46 क्वेश्चन करवाए थे, जियोग्राफी के सारे, मिनरल्स और एयरपोर्ट, ये सारे क्वेश्चंस। चलो चलें। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था भाई, 1972 में। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, वाटर रिसोर्सेस पे। वाटर रिसोर्सेस पे तो ये चलिए, वाटर रिसोर्सेस में क्या है ये बताओ। भाई लैंड यूज पैटर्न बताया तो था। लैंड रिसोर्सेस में देखो, लैंड माउंटेन्स का कितना है, पैटर्न्स का कितना, आइलैंड का कितना है। चलें? आ जाओ, आ जाओ, वाटर रिसोर्सेज देखते हैं। आ जाओ, तो नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं, वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज को चालू करते हैं। चलो, चलो नेक्स्ट चैप्टर क्या है? थर्ड चैप्टर, वाटर रिसोर्सेज। अब यहाँ पे वाटर की बात है भाई, कैसे कंजर्व करना है, कैसे ये सारी चीजें हट रही हैं। ठीक है, ये अपना वाटर रिसोर्स में आता है। वाटर स्कैरिसिटी क्या होता है? वाटर की कमी, ये बोल सकते हो। या चलो पढ़ते हैं भाई।
सॉरी भाई। मेरा कोई सोशल मीडिया आईडी है ही नहीं भाई। मैं इंस्टा, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, मैं कुछ नहीं चलाता। मेरे पास शायद एक पुरानी, मैं जब छोटा था तो एक आईडी बना दी थी, वो अभी तक शायद होगी, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। नहीं कुछ नहीं भाई, स्नैपचैट विदाउट फिल्टर ही सही हूँ, तो स्नैपचैट की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं नहीं, मेरे पास बाज को परी की ज़रूरत नहीं होती। चलो, बाज को परी की ज़रूरत नहीं होती। आ जाओ, नेक्स्ट चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। तो बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि अर्थ सरफेस 3/4 पार्ट्स ऑफ वाटर से कवर है। ठीक है, 3/4। ठीक है ठीक है, बट वेरी स्मॉल परसेंटेज यार। वाटर इज अनसेसिबल एंड एसेसिबल टू अस। ठीक है, ओके आ जाओ। चलिए बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की। बात करते हैं कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। कैसे वाटर स्कैरसिटी होता है, मेन टॉपिक यही है, कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, चलो बता दो कोई। वाटर स्कैरसिटी का मतलब ही बता दो पहले भाई, बताओ, बोलो, बताओ। कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी या फिर वाटर ऑफ स्कैरसिटी क्या होता है, यही बता दो। कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी बोलो। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता, क्लासमेट कहाँ से होंगे, मैं क्लासमेट से और दूर रहता हूँ। कुछ नहीं है चैप्टर का वेटेज, मेन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, और इसको मेंटेन करने का बस। ओके हाँ, वाटर स्कैरसिटी का मतलब होता है कि जो डिमांड है उस वाटर को ना पहुंचना, या फिर लैक ऑफ या फिर शॉर्टेज ऑफ वाटर। कंपैरिजन बोल सकते हो, कंपैरिजन टू इट्स डिमांड। शॉर्टेज ऑफ वाटर कंपैरिजन टू इट्स डिमांड, शॉर्टेज ऑफ वाटर कंपैरिजन टू इट्स डिमांड्स। ओके, कंपैरिजन ऑफ, नहीं नहीं, मेरा दोस्त भी नहीं है, मैं फीमेल फ्रेंड्स तो बनाता ही नहीं, ओनली नो फीमेल फ्रेंड्स। अब सब सोचते होंगे क्या छोड़ दिया मैंने, है ना। आ जाओ, कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी की बात करते हैं। तो आपको पता है कि क्या क्या होता है, स्टेप जान लो। कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी कौन सा होता है। पहली बात तो अनवियन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एक तो ये होता है, हाँ भैया। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। वाटर स्कैरसिटी शो करता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हाँ भैया। दूसरा इरिगेटिव एग्रीकल्चर फील्ड्स। इरिगेटिव एग्रीकल्चर फील्ड से भी वाटर स्कैरसिटी होता है, इरिगेटिव एग्रीकल्चर फील्ड्स। ठीक है, चौथे की बात करें, जैसे कि इंडस्ट्रीज भी रोल करती हैं इसमें, इंडस्ट्रीज, है ना। फिफ्थ की बात करें तो जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गया। अनप्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, अनप्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, अनप्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम भी, अनप्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, इरिगेटिव एग्रीकल्चर फील्ड, इंडस्ट्रीज, अनप्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, मेरा जो ड्रीम है वो अगर पूरा हो जाएगा तो आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ये सारे मेथड्स होते हैं वाटर स्कैरसिटी के। कौन सा, अनइवन प्रेसिपिटेशन की वजह से वाटर स्कैरसिटी होता है कि नहीं होता, हाँ भैया होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या होता है, वाटर स्कैरसिटी होता है, सिंपल सी बात है। इरिगेटिव एग्रीकल्चर फील्ड्स के वजह से, जो इरिगेटिव एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, मैप बता दी ब्रो, कल बता दी।
ठीक है। इरिगेटिव एग्रीकल्चर फील्ड्स के वजह से वाटर स्कैरिसिटी होता है, इंडस्ट्रीज की वजह से वाटर स्कैरिसिटी होता है, अनप्लान जो ड्रेनेज सिस्टम होता है अगर वो प्लानिंग ही ना की गई हो, अनप्लान्ड हो, तो उससे भी क्या होता है, वाटर स्कैरिसिटी होता है। कोई नहीं भाई, अगर आपको जो ड्रीम है उस पर लगे रहो। फिर आ जाओ। अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन, वाटर स्कैरिसिटी का सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशंस ऑफ वाटर स्कैरिसिटी, सोल्यूशंस ऑफ वाटर स्कैरिसिटी। बताओ सोल्यूशंस ऑफ वाटर स्कैरिसिटी, क्या सोल्यूशंस होंगे वाटर स्कैरिसिटी का, ये बताओ। बोलो बोलो, हो जाएगा जेई मेंस, बोलो। अरे भाई अब आंसर दो पहले, बिना आंसर दिए कोई आगे बढ़ेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा तो कहां से होगा। आ जाओ। पहला सोल्यूशन ऑफ वाटर स्कैरिसिटी क्या होगा, आपको पहला यहां पे आपको बस अगर सोल्यूशंस ऑफ वाटर स्कैरिसिटी मिलता है तो बस डैम के बारे में पूरा डिटेल से लिख के चले आना और कुछ नहीं। हाँ, पहला हो क्या होगा, डैम। डैम क्या है भैया, डैम, डैम आर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बिल्ड टू स्टोर वाटर विद अ फ्यूचर यूज, फॉर अ फ्यूचर यूज। डैम क्या है, डैम एक हाइड्रोक्लोरिक मतलब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है किस चीज को, वाटर को स्टोर करने में फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए डैम। अब आप डैम से कैसे, क्या भैया डैम को इतना लिख के मैं चला तो नहीं आ सकता, नहीं नहीं लिख के आ सकते, तो हमको क्या लिखना है, डैम लिखना है कि डैम क्या है, सोल्यूशन है वाटर स्कैरिसिटी का, इसके यूजेस लिख देना है, यूजेस, क्या क्या यूजेस बताओ, क्या क्या यूजेस लिखोगे, बोलो। हाँ, मेरा 777 डेट ऑफ बर्थ है, थाला फॉर अ रीजन। ओके, अरे मैं सबका फ्रेंड हूं भाई, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि मैं फीमेल फ्रेंड्स को इग्नोर करता हूं, बट मैं करता नहीं दोस्ती। आई नो द कि क्या होगा बाद में। आ जाओ, बात करते हैं डैम्स में क्या है, डैम्स के यूजेस की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, पहला यूजेस इरिगेटिंग द फील्ड, इरिगेटिंग द फील्ड क्या, देखो डैम्स के कई सारे यूजेस लिख दोगे तो आंसर कभी नहीं गलत करेगा। अगर आप सिर्फ ये लिखते हो कि डैम, डैम को सिर्फ ये लिख के आते हो, हाँ भाई डैम को आप ये लिख के आते हो कि इट इज द हाइड्रोक्लोरिक सॉरी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जहां पे वाटर को स्टोर करता है ना, ये सारी चीजें, तो ये गलत हो जाएगा, यूजेस भी लिख देना। इरिगेटिंग द फील्ड्स, इरिगेटिंग द फील्ड्स, यूजेस क्या है, इरिगेटिंग द फील्ड्स। दूसरा, यूज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यूज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यूज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यूज टू वाटर सप्लाई टू डोमेस्टिक पर्पस, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है। फोर्थ, यूज्ड इन फ्लूइड कंट्रोल, फ्लूइड जो होता है उसको कंट्रोल में, यूज्ड इन फ्लूइड कंट्रोल। ठीक है, डैम के लिए बातें हैं। फिफ्थ की बात करें तो यूज्ड इन इनलैंड नेविगेशन, इनलैंड नेविगेशंस में भी यूज होती हैं। और एक लास्ट फिश ब्रीडिंग का भी पूछा जाता है तो वो भी वाटर स्कैरिसिटी में यूज होती है, यूज्ड इन फिश ब्रीडिंग। ठीक है, ये एडवांटेज है सारे, ये एडवांटेज है क्या क्या, देखो ये वाटर स्कैरिसिटी होता है किसकी वजह से, यूनियन प्रेसिपिटेशन, ओवर एक्सप्लोरेशन, इरिगेशन, एग्रीकल्चर फीड, इंडस्ट्रीज, अनप्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। सॉल्यूशंस ऑफ वाटर स्कैरिसिटी कौन से, डैम है, डैम के कई सारे यूजेस होते हैं वाटर को स्कैरिसिटी करने के लिए, कौन से, इरिगेटिंग द फील्ड, यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यूज्ड इन फ्लूइड कंट्रोल, यूज्ड इन इनलैंड नेविगेशन, यूज्ड इन फिश ब्रीडिंग। ओके, हाँ भैया। अब देखो जहां पर हमने बात की कि एडवांटेज होता है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू क्लेम, जैसे कि
जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को क्या बताया था? कोई बता सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को क्या बताया था? एमसीक्यू में क्वेश्चंस किया था हमने और ये पूछा जाता है एमसीक्यू में ही, तो प्लीज बता दो, प्लीज बताओ कि जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को क्या बताया था। अब आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को टेम्पल, मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया बताया था। मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया बनाया था, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को बताया था। अब आपको पता है तो डैम्स के एडवांटेज है, ये सारे तो एडवांटेज है, मैंने जो बताई है यूजेस हैं, एंड इट्स आल्सो कॉल्ड एडवांटेज। अब डैम्स के कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं भाई। डिसएडवांटेज कैसे, कोई बता सकता है डिसएडवांटेज? हाँ, डिसएडवांटेज जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जैसे कि फ्लो ऑफ वाटर विच कॉज द इरेगुलर फ्लो ऑफ सेडिमेंट, इंक्रीजिंग द सेडिमेंट्स, ये सारी चीजें। जैसे कि लोकल पीपल स्टार्ट गेटिंग डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, लोकल पीपल क्या करते हैं, अपने लैंड से डिस्प्लेस्ड होने लगते हैं उस चीज को, है ना। हाँ, सेडिमेंट फ्लो होता है। जैसे कि हाई वाटर अवेलेबिलिटी के कारण क्या होती है, ऑल फार्मर क्या करते हैं, बोलो, क्रॉप्स क्या होते हैं उनके जो इकोलॉजिकल होती है, हाँ, वो इम्बैलेंस हो जाती है। हाँ, क्रॉप पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है। फ्लूइड कंट्रोल्स डैम्स जो होती हैं वो ट्रिगर्ड फ्लूइड एज वेल एज बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्स इन द रिजर्वर। सेडिमेंट्स का फ्लो होना मेन होता है, जो कि रिवर्स में भी फ्लो होती है। रिवर्स के साथ अगर फ्लो किसी के फील्ड्स में हो रहा है तो वो भी क्या होता है, उसके वजह से लॉस कर देते हैं लैंड को। लैंड डिग्रेडेशन तो हो ही जाता है, ये तो आपको पता है, लैंड डिग्रेडेशन। हाँ, डीमेरिट्स मीन डिसएडवांटेज, मेरिट्स मीन्स एडवांटेज। हाँ, सैलिनेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये होता है डैम्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, अब यहां ये मेन था वाटर रिसोर्सेज में, यही था कि आपको वाटर स्कैरिसिटी, हाँ भैया, सॉल्यूशंस ऑफ वाटर स्कैरिसिटी, एडवांटेज डैम का, डैम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने क्या बताया था। हाँ, डिसएडवांटेज क्या है कि सेडिमेंट्स, रॉक का फ्लो होना, लैंड का लॉस करना फार्मर के द्वारा, सॉइल, ठीक है, लैंड डिग्रेडेड होना, सेडिमेंट्स का फ्लो होना रिवर्स में, एंड दैट्स व्हाट्स कॉल्ड, जैसे कि फील्ड्स में, जिसकी वजह से क्रॉप्स को दिक्कत होने लगती है, तो दैट्स कॉल्ड अ डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स भी बोल सकते हो। अब देखो एक लास्ट टॉपिक इसमें और आता है। हाँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी डैम्स के लिए स्टार्ट हुआ था भाई, क्योंकि देखो बहुत ऐसा नहीं है कि वहां पे अब क्लीन डैम में क्लीन ही होगा, ऐसा तो है नहीं। आपके लिए सोच रहा हूं मैं इंस्टा चला लूं, बट मुझे पता है फिर आप लोग मैसेज पे मैसेज, मैसेज 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 पे मैसेज, बट मैं नहीं चलाऊंगा, डोंट वरी। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना लास्ट टॉपिक वाटर स्कैरिसिटी का, सॉरी वाटर रिसोर्सेस का, जो कि है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलो। ये लास्ट टॉपिक है वाटर रिसोर्सेस का, जो कि मेन है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पूरा है वाटर स्कैरिसिटी। अगर आपसे पूछता है कि डिफाइन वाटर स्कैरिसिटी, तो सब लिख के चले आना अगर आपका टाइम मिला तो। ओके, नहीं लूटते नहीं है, अगर लूटेंगे तो उतना तो मैं हूं कि लुटा सकता हूं, बट मैं रखना नहीं चाहता। चलो आ जाओ। ना 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 ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लास्ट वाटर रिसोर्सेस का। विदाउट रिस्क लेके पढ़ेंगे भाई पूरा, डोंट वरी, नहीं जाऊंगा कहीं। अरे देखो मैं कोई सेलिब्रिटी एंड डेट्स ऑफ आवर टाइम्स मैं हूँ नहीं, तो मेरे से बात करके हो गया क्या, बस यूट्यूब से मिल लेंगे। आ जाओ, क्या है वाटर रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लास्ट टॉपिक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चलो नहीं मैं गुड नहीं हूँ टीचर, बट हाँ इतना है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूँ, अपने सारी चीज़ों को बता पाता हूँ, बस इतना है मेरे अंदर। मैं ये खुद को नहीं बोलता कि तुम मेरे से पढ़ो, मेरे पास नहीं होगा कोई, 0 व्यूअर्स हो गए, आई एम जस्ट हैप्पी। मैं तब पर भी खुशी होकर पढ़ाऊंगा, मैं उतना ही हंसता रहूँगा उस पूरे लाइव सेशन में। आप देखोगे जैसे कि पहले स्टार्टिंग में देख लो, मैं तब पर भी हंस हंस के पढ़ा रहा हूँ पूरे लाइव सेशन में, कोई व्यूज नहीं आ रहे, देन वो मैं नहीं मैटर करता भाई मेरे, और इस सब्जेक्ट कन्वीनर पर मैं बोलता हूँ, मैं ये मैटर करता है, ये सब्जेक्ट कन्वीनर बोलता है
कि तुम लोग नहीं आओगे पढ़ने, मैं उतना अच्छा कंटेंट दूंगा। ये सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर इज नॉट फॉर व्यूज भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ, सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर इज नॉट फॉर व्यूज। ओके, जस्टिफाई वाले क्वेश्चन भाई उसे देखो, कॉन्सेप्ट याद है ना, तो वो चाहे दुनिया का जस्टिफाई का क्वेश्चन हो, एसरेशन क्वेश्चन हो, आपको थ्योरी पार्ट याद है, सब कुछ हो जाएगा आराम से। पहले बात खुद पे ट्रस्ट करना सीख दो, क्योंकि ट्रस्ट जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस ट्रस्ट को अपने ऊपर बनाए रखना, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। हर्षद मेहता का डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने, मैंने हर्षद मेहता देखी थी तो मुझे भी याद हो गया। ओके, कुछ वर्ड्सों को याद रखना पड़ता है खुद को। खुद के ऊपर ट्रस्ट है, जीवन में सब कुछ सही है। हाँ, खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। आपके सामने जो कुछ भी कर रहा है, मैं नहीं, कोई भी और है पढ़ाने वाला, कोई और भी है पढ़ाने वाला भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। हाँ, जो है वो सही है, जो है वो सही है, मैं हूं तो मैं, हाँ मैं पढ़ रहा हूं तो वो भी सही है, बस और कुछ नहीं। चलो आ जाओ। ठीक है, जीवन में ऐसा नहीं है कि सब बोलते हैं कि एजुकेशन है, हाँ ये है कि हर एक चीज का मकसद, स्पोर्ट हो, बिजनेस हो, सब चीज का मकसद एजुकेशन से ही स्टार्ट होता है। तो इसलिए सब जगह बोला जाता है एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि एजुकेशन लास्ट तक करनी है, एंड तक करनी है, क्योंकि एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, पढ़ाई है तब पर भी सब कुछ है, पढ़ाई नहीं है तब पर भी कुछ है, समझे? दोनों बातों में अंतर है, बट हाँ सही है बात। आ जाओ, चलें स्टार्ट करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब बता दो जल्दी से। रेन वाटर किसके द्वारा डन किया जाता है? रेन वाटर किसके द्वारा डन किया जाता है ये बताओ। रेन हार्वेस्टिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड इट्स क्लाइमेट कंडीशन। रेन वाटर डन किया जाता है किसके वजह से? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज डन अकॉर्डिंग टू its reason, according to its reason and climate condition, its reason and climate condition। ठीक है, जैसे कि बात करें, अगर हम बात करें अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, ओके हाँ, रेन वाटर को स्टोर करना, दैट्स आल्सो कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और सिंपल सी बात की, इट्स डन अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड इट्स क्लाइमेट कंडीशन। किसकी वजह से किया जाता है? किसके ऊपर डिपेंड होकर? जैसे कि रीजन के ऊपर डिपेंड है तब रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, और कोऑर्डिनेशंस को। अब मेरी बात सुनना कहाँ कहाँ पे, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन वेस्टर्न हिमालयास कैसे होता है। मेन यहाँ पे मेन जो है वही लिखेंगे, हम लोग बात करेंगे इन वेस्टर्न हिमालयास। इन वेस्टर्न हिमालयास रेन हार्वेस्टिंग की बात की गई है, तो आपको पता है कि गुल्स और कुल्स वर फाउंड विच वर द डाइवर्जन चैनल्स ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। वाटर फॉर एग्रीकल्चर डाइवर्जन चैनल्स होते हैं इन वेस्टर्न गुल्स और कुल्स। इन वेस्टर्न हिमालयास का होते हैं गुल्स और कुल्स प्रेजेंट होते हैं, गुल्स और कुल्स, नेम याद रखना, गुल्स और कुल्स। ठीक है, गुल्स और कुल्स, हाँ गुल्स और कुल्स, बहुत सही। वो क्या होते हैं कि वर फॉर्म्ड विच वर द डाइवर्जन चैनल फॉर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, विच वर द डाइवर्जन चैनल फॉर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना इन राजस्थान का बताओ, इन राजस्थान की बात करते हैं। इन राजस्थान, आपको पता है कि राजस्थान में क्या होता है? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कॉमन। इन राजस्थान में क्या है? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कॉमन। ये टर्म याद रखना है भाई, एमसीक्यू में पूछे अगर कि राजस्थान में कैसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे है। बहुत सही भाई, राजस्थान से हो। हाँ, रूफ टॉप से। थर्ड की बात करते हैं इन वेस्ट बंगाल में, बताओ इन वेस्ट बंगाल में। इसको तो अरुणिमा ने शायद बता दिया था। ठीक है, इनंडेशन चैनल है ये,
जैसे कि यहां पर इरिगेशन को करने के लिए इरिगेशन चैनल आर फॉर्म्ड फॉर इरिगेशन, ये फॉर्म्ड किया जाता है इरिगेशन के लिए। हाँ भैया। नेक्स्ट की बात करते हैं एराइड एंड सेमी एराइड रीजन्स। बताओ इन एराइड एंड सेमी एराइड रीजन्स, इन एराइड एंड सेमी एराइड रीजन्स बताओ, बोलो बोलो बोलो, ये इन एराइड एंड सेमी एराइड रीजन्स बोलो। बोलो। हाँ, रेन फेड स्टोरेज टैंक कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या बोल सकते हो, स्टोरेज टैंक्स। ठीक है, कौन से, दे हैड अ लार्ज टैंक्स बोल सकते हो, दे हैड अ लार्ज टैंक्स। ठीक है, दे हैड अ लार्ज टैंक्स विच वर एज बिग एज अ रूम एंड प्लेस्ड इन courtyard of their house, in courtyard of their house। their house। तो ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सारे टर्म्स। ठीक है, सारे मतलब कि सारे पार्ट, जैसे कि जो आपने बात कर रहे हो मतलब कि जैसे कि गुल्स और कुल्स हमने बात कर लिया, वैसे भी देखो इधर समझो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, इज डन अकॉर्डिंग टू इट्स रीजन और क्लाइमेट कंडीशन को देखकर क्या किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि इन वेस्टर्न हिमालयास गुल्स और कुल्स फॉर्म्ड होते हैं, जो कि क्या है, डाइवर्जन चैनल है फॉरेन एग्रीकल्चर के लिए, फॉर एग्रीकल्चर के लिए। इन राजस्थान की बात करें तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कॉमन। ओके हाँ भैया। इन वेस्ट बंगाल की बात करें तो इंडिएशन चैनल्स आर फॉर्म्ड फॉर इरिगेशन। ठीक है, इंडिएशन चैनल फॉर्म्ड होता है इरिगेशन करने के लिए। एराइड और सेमी एराइड रीजन्स की बात करें तो यहां पर लार्जर टैंक्स होते हैं, जो कि विच हैज अ क्या, विच वर हैज अ बिग एज अ रूम, जो कि प्लेस कहाँ होता है, कोर्टयार्ड ऑफ देयर हाउस। कोर्टयार्ड ऑफ देयर हाउस पे क्या होता है, प्लेस्ड होता है। ओके, तो ये होता है वाटर रिसोर्सेस का पूरा। लगभग 20 मिनट में हमने इसको, हाँ 20 ही मिनट, 20 क्या, लगभग की 25 या 26 मिनट। तो ये होता है पूरा वाटर रिसोर्सेस का। नेक्स्ट पे चलें, हाय हाय भाई, नेक्स्ट पे चलें, बोलो नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट सेट पर क्या है बोलो, एग्रीकल्चर। चलें एग्रीकल्चर पे, लेट्स मूव, लेट्स मूव, अरे भाई लेट्स मूव अहेड, आ जाओ। एग्रीकल्चर को भी समझ लेंगे भाई, ये सब देखो जो बताया अभी ना वाटर रिसोर्सेस में, समझ लेना, ये समझ लो कि ये आपके लिए मैंने कल तैयार की। देखो अभी जो मैं बता रहा हूँ सारी पीडीएफ्स को मैंने तैयार किए हैं, लेकिन मैं वो पीडीएफ आप तक दूंगा नहीं, बिकॉज आपके पास वो टाइम नहीं वो चीज़ करने का। मैं दूंगा तो आप लोग उसको करने में लग जाओगे और बाकी चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो मैं तो यही बोलूँगा, रिवीजन करते रहो बस। क्या भाई सर प्लीज़, मतलब क्या हो गया। हाँ भाई, एमा नहीं, हिंदू। शशांक शेखर त्रिपाठी। आज इतनी ज़्यादा लाइट लग रही है सामने से, आंखें दर्द हो रही हैं, इसलिए मैं चमक भी रहा हूँ इतना। चले नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ है एग्रीकल्चर। आ जाओ। अगर मैं देखूंगा, अगर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड रिसोर्सेज मैंने नहीं पढ़ाया, अगर देखूंगा तो मैं करा दूंगा लास्ट में। ओके आ जाओ, फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर, देखूंगा कैसा इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर। लेट्स टॉक एग्रीकल्चर। चलें।
चलो एग्रीकल्चर, भाई ये ऑनलाइन प्यार कब से होने लगे। आ जाओ, टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स। एग्रीकल्चर में सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर के बारे में पता है कि एग्रीकल्चर नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग ग्रेस बट आल्सो रॉ मटेरियल्स, आपको पता है ये तो, फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो जल्दी जल्दी से बता दो टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सब लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। मैं आपको एक मोटिवेशन देता हूँ, एक बात याद रखना, मतलब कि मोटिवेशन देता हूँ, एक मोटिवेशन मंत्र है क्या, हरदम के लिए सुबह उठकर एक बार सुन लिया करो। क्या, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर। इसको सुन लो उठ के, पूरा दिन अच्छा जाएगा। आ जाओ, टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं। दो टाइप्स ऑफ फार्मिंग होते हैं, कौन सा, बोलो। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें, पहला होता है अपना कौन सा, प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, है ना। दूसरा बताओ क्या होता है, आपको पता है दूसरा, इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग, यही तीन टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है क्या, ठीक है, यही तीन टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है क्या, बोलो बोलो भाई, यही तीन टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है। अभी बंद, अभी बंद, फालतू बातें बंद, नहीं तो अभी मैं एडिटर को यहीं पे बैठे हैं, अभी मैं बोल दूंगा चैट चेक करते रहो तो ब्लॉक हो जाओगे। अब आंसर देने हैं, अब पढ़ाई मूड ऑन कर लो भाई, इतना मजाक तो करते हो। तुम्हें लगता है कि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है तो आप लोग दिल विल भेज दिया करो कुछ, फिर अगर चैटिंग करनी है तो मैं आपके दिल को टेक कर लूंगा, फिर और मोटिवेशन के साथ पढ़ाऊंगा। आ जाओ, एग्रीकल्चर बड़ा चैप्टर भाई, इसको कंप्लीट तो कर लो। हाय भाई, बोलो टाइप्स ऑफ फार्मिंग बताओ, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग भैया तीन होते हैं, प्रिमिटिव सब्सटेंशियल फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग। तो आप बताओ, आप बताओ पहला प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है। आप बोलोगे भैया प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग को और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जो आपके नाम सुना होगा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कौन होता है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग बोलते हैं क्या भाई, यही बोलते हो ना। हाँ, स्लैश एंड बर्न को क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि यहां पे क्या होता है कि स्मॉल पैचेस यूजिंग प्रिमिटिव सोर्स लाइक हाउ दो डिगिंग स्टिक्स, ये सब यूज किया जाता है फार्मिंग करने के लिए। स्मॉल पैच ऑफ लैंड, क्या लिख रहे हो भाई, मैं तो अभी पढ़ देता। आ जाओ, दूसरे की बात करते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बताओ, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बताओ, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बताओ, बोलो भाई। यहां पे क्या होता है कि हाई प्लेस बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो हाई प्रोडक्शन ऑफ, हाई प्रोडक्शन ऑन लैंड, ठीक है। यहां पर क्या होता है, हाई प्रोडक्शन होता है लैंड में, हाई प्रोडक्शन ऑन लैंड। ये मतलब बोल सकते हो कि यहां इस लैंड में, यहां पे जो फार्मिंग होती है लैंड पे हाई प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये बोल सकते हो कि हाई पॉपुलेशन या फिर हाई प्लेस भी बोल सकते हो भाई। ओके, हाँ, मॉडर्न फार्मिंग इट्स आल्सो, हाँ, बहुत सही।
ठीक है, यहां पे क्या होता है ये भी बोल सकते हो कि मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स। तो हाई प्रोडक्शन ऑन लैंड होता है, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स होता है किसमें, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। नेक्स्ट की बात करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग की। तो कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में बताओ, कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में बताओ। तो आपको बताइए यहां पर क्या होता है, जैसे कि राइस क्रॉप्स होते हैं ना, जैसे कि इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन एटसेट्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लांटेशन जो होते हैं वो होता है अपना कमर्शियल फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग भाई ये होता है इंटेंसिव फार्मिंग। मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक जैसे कि अब हाई प्लेस है वहां पे बोल सकते हो कि जैसे कि रॉ मटेरियल ये सारी चीजें वहां से उग के आएंगी। ठीक है, वो अपनी मॉडर्न फार्मिंग में आती है। ठीक है, ये भी बोल सकते हो कि मॉडर्न 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 फार्मिंग क्या होता है कि हाई हाई फील्ड पे हो सकता है, लार्ज फील्ड पे हो सकता है, वो अपना मॉडर्न फार्मिंग होता है। अब मेरे को ये बताओ कॉमर्शियल फार्मिंग किसे कहते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग। बोलो बोलो, आप बोलोगे भैया कि HYV, यहां पर क्या यूज होता है, HYV। HYV का फुल फॉर्म बताओ, HYV का फुल फॉर्म बताओ। आप बोलोगे भैया ये होता है हाई एडिंग वेराइटी। जहां पर क्या क्या यूज होंगे, जैसे फर्टिलाइजर्स है ना, फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, और उसके साथ साथ जैसे कि HIV सीड्स होते हैं, ये जैसे कि HYV सीड्स होता है, इसे हम बोल सकते हैं हाइड्रिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं इस फील्ड में कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए। जैसे कि राइस, जैसे कॉमर्शियल हरियाणा का कॉमर्शियल क्रॉप क्या होगा, ये बोल सकते हो कि हरियाणा में जैसे कि राइस पाया जाता है ज्यादा, तो राइस क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल हो जाएगा। ठीक है, राइस क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल क्रॉप हो जाएगा। अब जैसे इंडिया के पूरी बात करें तो टी, कॉफी, व्हीट, बाजरा, ऑयल सीड्स, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कॉमर्शियल क्रॉप हो जाएंगी, जो कि कहां पाई जाती हैं, इंडिया में पाई जाती हैं, वो सब कॉमर्शियल फार्मिंग में आ जाएंगी। अभी समझे, बोलो अभी समझे, बोलो। हाँ भैया, अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रॉपिंग पैटर्न। ये हम जान गए, ये सारी चीजें जान गए, टाइप्स ऑफ फार्मिंग जान गए। अब नेक्स्ट आता है आपके पास क्रॉपिंग पैटर्न्स, पैटर्न्स की क्रॉप के पैटर्न्स कैसे हैं वो आपको जानना है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दूसरा क्रॉपिंग पैटर्न्स। अगर मैं क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात करता हूं, अभी तक तो नहीं खाया भाई बाजरा, नहीं भाई, मैं सिर्फ पोटैटो की सब्जी खाता हूँ, अनदर सब्जी में कुछ नहीं खाता, पोटैटो एंड दैट लाइक, उसके साथ मिक्स मटर, बस मैं कुछ और सब्जी नहीं खाता। ऐसा है मेरा, क्योंकि मेरे को और अनदर थिंग्स खाता हूँ तो मुझे वोमिटिंग होने लगती है। चलो, क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात करें तो क्रॉपिंग पैटर्न्स में 3 क्रॉप सीजन आते हैं, 3 क्रॉप सीजन आते हैं, 3 क्रॉप सीजन आते हैं। कौन कौन से आते हैं 3 क्रॉप सीजन, कोई बता सकता है 3 क्रॉप सीजन कौन कौन से आते हैं? नहीं भाई, मेरे से खाया नहीं जाता सारा चीज। ठीक है चलो, तो 3 क्रॉप सीजन कौन से होते हैं भैया, 3 होते हैं। पहला होता है अपना पहला कौन सा होता है, रबी क्रॉप्स, रबी। दूसरा खैरिफ, एंड तीसरे की बात करें ज़ैद। ठीक है, पहला रबी, दूसरा खैरिफ, तीसरा जैद। ओके हाँ भैया, ये 3 क्या होते हैं, क्रॉप के सीजन होते हैं। खैरिफ की बात करें तो आप बोलोगे सितंबर टू अक्टूबर में ये क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं, हार्वेस्ट होते हैं, बोल सकते हो सितंबर टू अक्टूबर मंथ में। ठीक है, सितंबर टू अक्टूबर मंथ में क्या होता है, खैरिफ क्रॉप का शो किया जाता है। और आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 भाई, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून रबी क्रॉप्स का होता है हार्वेस्टिंग, अप्रैल टू जून। सितंबर टू अक्टूबर खैरिफ का होता है, सितंबर टू अक्टूबर।
खैरिफ का सीजन होता है इसका, अप्रैल टू जून होता है। ठीक है, जैद का बात करें तो ये समर मंथ होता है, मतलब स्टार्टिंग जो होती है समर मंथ की, स्टार्टिंग ऑफ समर मंथ, ये जैद का सीजन होता है। ठीक है, ये याद रखना है क्रॉप पैटर्न का, किसमें, 3 क्रॉप पैटर्न जो होते हैं अपने। ठीक है, अब देखो रेबी क्रॉप्स में क्या आ जाएंगे, वीट, पैरली, पीस, ग्राम, ये सारी चीजें क्या आएंगी, रेबी क्रॉप्स में आती हैं। ठीक है, जो कि कहां कहां मिलती हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब चीज में कहाँ होंगी, रेबी क्रॉप्स आएंगी। खरीफ क्रॉप्स की बात करूं तो खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मेज, जोवर, बाजरा, ठीक है, ये सारी चीजें, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन, ये सारी चीजें किस में आएंगी, खरीफ क्रॉप्स में आएंगी, जो कि सितंबर टू अक्टूबर। और कहाँ पाया जाता है, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, ये सारी चीजें कहाँ पाई जाएंगी, खरीफ क्रॉप्स में। जेद की बात करते हैं, जेद क्या है, चाहे वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकम्बर, ये सारी चीजें जो आपको अभी खीरा वीरा साल चालू हो जाएगा ना भाई, वो आप लोग खाना स्टार्ट कर दोगे, मैं भी खाता हूँ भाई, ये तो सिंपल सी बात है। ये सब क्या है, मेजर जेड क्रॉप्स हैं। ठीक है, ये जेड सीजन है। ओके भाई, अभी समझे किसको चाहिए था कि क्या कहाँ पे ग्रो होता है, मैंने बता दिया। रबी में क्या क्या क्रॉप होता है, वीट, बैरली, पीज, ये सब यहाँ फॉर्म होता है, रबी में होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, बोलो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, है ना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सारी चीजें। नेक्स्ट की बात करें खैरिफ क्रॉप्स की, तो खैरिफ क्रॉप्स में क्या क्या पाया जाता है भाई, एसएसटी नेम है मेरा, बोलो। खैरिफ क्रॉप्स की बात करें तो पैडी, मेज, जोवर, बाजरा, ये सारी चीजें, ये कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारी चीजें। और जैद में क्या है, ये कुकम्बर, मस्कमेलन, वाटरमेलन, ये सारी चीजें जैद में। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब है मेजर क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप्स के बारे में जानना है, चलें स्टार्ट करें। हाँ पूछो, डाउट क्या है भाई, बोलो क्या डाउट है, बोलो बोलो क्या डाउट है भाई। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अरे भाई डाउट लिखने से कंप्लीट नहीं होता, डाउट क्या है वो पूछ लो। भाई बता दिया यार, ये सब है। 3 क्रॉप सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, रबी, खरीफ, जैद। अभी नेक्स्ट पे चलेंगे, मेन जो है अपना, बोलो। सर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हम जिसे बोलते हैं, नेक्स्ट नेम यही होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। आप बोल सकते हो कि स्मॉल लैंड पे एग्रीकल्चर होना, दैट्स कॉल्ड अ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। चलो आ जाओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अभी के नीड्स है उसे ना कॉम्प्रोमाइज करो, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे कॉम्प्रोमाइज करो, जो अभी के नीड्स है उसे यूज करो विदाउट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर जनरेशन। ओके भाई फिर से पूछ लो, रुको। रेबी क्रॉप भाई सितंबर, रेबी क्रॉप्स क्या होता है, अप्रैल और जून बोल सकते हो, इन सीजन में होता है यूज। ये बोल सकते हो यहाँ पर क्या क्या ग्रो होता है, जैसे कि पीस, बैरली, ठीक है, वीट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रो होती हैं। और मेन तो ये होता है कि यहाँ कहाँ कहाँ पाए जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, है ना, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब रेबी क्रॉप्स में आ जाता है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टू प्रेजेंट नीड्स टू थिंकिंग अबाउट फ्यूचर जनरेशन। अगर टिप्स की बात करें तो अभी बस पढ़ते रहो, कल सुबह उठ के पढ़ना है, फिर नहा धोकर भगवान की पूजा करके चल देना है, यही टिप्स हैं, पढ़ना है बस। नेक्स्ट की बात करते हैं, थैंक्स भाई।
तमिल से हो तो कॉन्फिडेंस ऐसे इंक्रीज करना है कि जो क्वेश्चन कठिन लगे उसे भी कहना है कि तुम भी आसान हो, मैं कर लूंगा तुम्हें। ये कॉन्फिडेंस होता है। एग्जाम के अंदर बैठने के बाद क्वेश्चन से नहीं डरना, क्वेश्चन को डराना होता है। मैं यूपी से हूँ, रायबरेली सिटी से। भैया बोलो भाई, सर नहीं। मैं सर लगता हूँ आपको? आपकी उम्र का तो हूँ। हाँ बिल्कुल बेस्ट है भाई, 12th पास आउट हूँ भाई। थैंक्स भाई, लव यू टू। आ जाओ। अब बात करते हैं किसकी टाइप्स ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं ना भाई। क्रॉप्स जो हैं और सारे मेजर क्रॉप्स के बारे में आ जाओ। थैंक्स भाई, अगर मैं बेस्ट हूँ तो। ओके गुड भाई, अमन भाई गुड। यूपी में रायबरेली सिटी है भाई, वहीं से हूँ। मेरे को जान के क्या करोगे? मेरे को जान के क्या करोगे? आ जाओ। एग्रीकल्चर में बात करते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में। मेजर क्रॉप्स, ठीक है। देखो 2 बजे फिर एक लेक्चर है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 12-15 तो हो रहे हैं। यूपी में रायबरेली सिटी है, वहाँ से हूँ। लिबरलिस्ट मतलब कि लिबरल मतलब होता है कि वो चाहते थे इंडिपेंडेंस नेशन डेमोक्रेसी। लिबरल मतलब कि उनको लिबरलिस्ट मतलब बोल सकते हो यहाँ पे लो मिडिल क्लास होती थी, लोअर मिडिल क्लास है जो कि क्या डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन एक चाहती थी। क्रॉस पढ़ाने जा रहा हूँ, याद कर लो। आ जाओ, क्रॉस पढ़ाने जा रहा हूँ, याद कर लो। इंपेरियलिज्म ये होता है कि जब इंपेरियलिज्म क्या होता है कि जैसे कि नेशनलिज्म क्या होता है कि देश में रह के देश के साथ देना, दैट कॉल्ड नेशनलिज्म। इंपेरियलिज्म क्या होता है कि देश में रह के देश के विरोध करना, उनके पार्ट्स में तोड़ देना, वो क्या होता है? इंपेरियलिज्म होता है। जैसे आपने बल्कन्स वाला रीजन्स देखा होगा, वो भी कई सारे पार्ट्स में टूटता। आ जाओ, मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं। मेजर क्रॉप्स में पहला आता है राइस, ठीक है। दूसरा क्या आता है? व्हीट। तीसरा क्या आता है बोलो? मिलेट्स। चौथे की बात करें तो चौथा क्या आता है? मेज। पांचवे की बात करें तो पल्सेस। ये मेन है, इसको ही पेपर में मेजर क्रॉप्स के बारे में लिखना है। क्रॉप्स के बारे में पूछे तो ये सारी चीजें लिखना है, ठीक है। बिल्कुल भाई जानता हूं। आ जाओ, ठीक है। अगर राइस की बात करें तो आपको पता है राइस क्या है? इंडिया में राइस की बात करें तो इंडिया क्या है? सेकंड लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग में आता है, प्रोड्यूसिंग ऑफ राइस, प्रोड्यूसर ऑफ राइस। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, है ना। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? राइस का। सीधा ही लिख देता हूं। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। आपके साथ बताऊंगा जब आपका रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि मैं जब क्लास 10 में था तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ा रहा था और स्कूल नहीं गया, खुद से पढ़ा, तब मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं। तो आपके और आ सकते हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है। हाँ ग्लोबलाइजेशन अभी पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन अभी पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन इन एग्रीकल्चर अभी पढ़ेंगे भाई। चले, बताओ। हाँ तो आपको क्या बताना है? इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस के बारे में। ये खैरिफ क्रॉप में आता है, खैरिफ वाले क्रॉप सीजन में, खैरिफ क्रॉप सीजन में आता है ना। खैरिफ क्रॉप्स में आता है, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ा दिया है भाई, हिस्ट्री पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। हाँ हिस्ट्री पढ़ा दिया है मैंने, अभी जस्ट सुबह ही पढ़ाया है हिस्ट्री। वीडियो होंगी 2 पार्ट्स में, उससे जाकर देख लो, 1-1 घंटे का है। नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप। मैंने 50 MCQ की बात कर रहा हूँ। मैंने 300 प्लस नहीं, 300 नहीं,
150+MCQ 200+MCQ मैंने करवा दिए हैं। आप देखोगे जब कंप्लीट एक और लाइव चला था हमारे पहले, तो उसमें हम लोग MCQ कर रहे थे, MCQ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो बात करते हैं यार, राइस की बात करते हैं तो इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ राइस है। हाँ भैया, खैरिफ क्रॉप्स में आता है। आपको ये भी याद रखना है कि नॉर्थ कोस्टल एरियाज, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज के कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं उस पे क्या होते हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं डायटेलिक रीजन से उस पे पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कोस्टल रीजन भी बोल सकते हो आप, कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं राइस का। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है। खैरिफ क्रॉप्स एंड नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मतलब कोस्टल रीजन्स पे पाए जाते हैं। अभी सही हो जाएगा इसको। नेक्स्ट बात करते हैं वीट के। ठीक है, आपको पता है कि वीट क्या चाहता है, इट रिक्वायर्स कितना रेनफॉल चाहता है, इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, ये इतना चाहता है। ठीक है, रेनफॉल। उसके बात करें कि जहाँ पे वीट ग्रोइंग जोन्स कंट्री जैसे कि गंगा सतलज प्लेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लैक रीजन ऑफ द डेक्कन पे ये क्या होता है, ग्रो होता है। हाँ भैया, जैसे कि वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात कर लेते हैं। वीट प्रोड्यूस कहाँ कहाँ होता है, याद रख लो, जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ एमपी। एमपी के कुछ पार्ट्स में भी वीट को दिखाया जाता है। मिलेट्स की बात करते हैं। मिलेट्स बताओ। आप बोलोगे भैया जो जोवर होता है, लव यू टू भाई, लव यू टू। ठीक है, मिलेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जोवर बोल सकते हो, जोवर, बाजरा एंड जो रागी होता है वो मिलेट्स ग्रो इन इंडिया। मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, बाजरा जैसे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें फाइंड होती हैं। अगर इनके स्टेट्स की बात करें तो स्टेट याद रख लो क्या से, कर्नाटका, तमिलनाडु TN बोल दो, HP हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड AP मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब मेज की बात करते हैं। ये था मिलेट्स की बात थी। ठीक है, मेज की बात करते हैं। हाँ, डाउट पूछ लिया करो, हाई वर्ड डाउट मत लिखा करो, डाउट पूछ लिया करो, मैं देख लूंगा। ओके, अब देखो मेज की बात करते हैं। मेज की बात करो तो इसको कितना रिक्वायर्स टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर रिक्वायर करता है, रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे कि एलुवियल सॉइल पे ये उगता है। इसके स्टेट की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, अगर इसके स्टेट की बात करोगे तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, बोलो, आप बोलोगे भैया कर्नाटका, यूपी। ठीक है, कर्नाटका, यूपी, बिहार, AP मतलब आंध्र प्रदेश, AP आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड MP। ओके, इस स्टेट में पाया जाता है मेज। ओके, अब देखो नेक्स्ट है पल्सेस की बात करें। तो पल्सेस भी याद रख दो। ये क्या होता है, पल्सेस जैसे कि कल्टीवेटेड, यहाँ पे उड़द जो होता है, मूंग जो होता है ना। हाउ टू लर्न सॉइल नेम, अरे सॉइल नेम, एलुवियल, ब्लैक, फॉरेस्ट स्टैंडर्ड सॉइल, एराइड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। क्लियर होनी चाहिए यार स्क्रीन, तो 360 पे करो। हाँ, मिनरल से मैप वर्क आएगा, आयरन और माइंस से। मैंने सारी आयरन और माइंस के प्लेस बताई हैं, कल वाले मैप वर्क में चले जाओ, वीडियो पढ़िए। हाँ, वो सॉइल के लोकेशंस, ये सॉइल के लोकेशंस पे क्यों जा रहे हो, आपको पता है ना कि सॉइल के लोकेशंस नहीं आएंगे उतना ज़्यादा। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है कि कंफर्म होता है सॉइल, आप बस एक बार देख लो मैप वर्क में, कल मैंने बताया है उसमें, याद हो जाएगा। वीडियो है भाई चैनल पे, वहीं पे है मैप वर्क,
आ जाओ, पल्सेस की बात करते हैं। तो पल्सेस क्या क्या प्रोड्यूस करता है, जैसे कि उड़द हो गया, मूंग हो गया, है ना, मसूर हो गया एंड पीस, ये सारी चीज़ें कहाँ पल्सेस में होती हैं। अगर इसके स्टेट की बात करें तो क्या क्या आ जाते हैं इसमें, जैसे कि एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ओके, वो ये सारी चीज़ें में आ जाती हैं। तो ये होता है मेजर क्रॉप्स। अब देखो मेरी बात सुनो, ये होता है मेजर क्रॉप्स। राइस क्या है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग राइस है, खैरिफ क्रॉप में आता है, नॉर्थन एंड नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया कोस्टल रीजन्स में पाया जाता है। वीट की बात करें तो इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में। मिलेट्स की बात करें तो जोवर, बाजरा एंड रागी इंपॉर्टेंट मिलेट्स ये होते हैं जो कि ग्रो किए जाते हैं। ये कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, एपी ये सब में पाया जाता है। मेज की बात करें तो रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, जहाँ कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एमपी में पाया जाता है। पल्सेस क्या होता है, पल्सेस में उड़द, मूंग, मैसूर एंड पीस ग्रो किए जाते हैं। ये क्रॉप्स होते हैं इसमें पल्सेस में, जो एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पाया जाता है। ओके वेट अभी सही हो जाएगा ब्रो। ठीक है चलें। हाँ तो ये था मेजर क्रॉप्स के बारे में। अब जैसे आपको एक चीज़ और मैं ये ऐसे बता दे रहा हूँ, अगर पूछेगा तो क्रॉप्स से क्वेश्चन पूछेगा। और हाँ एक चीज़ और याद कर लेना, वो मैप वर्क में आएगा, ऐसा नहीं बोलता कि आएगा थ्योरी में, लेकिन हाँ एक बार पढ़ लेना आप लोग। कैसे कौन से चीज़ें, जैसे कि एग्रीकल्चर में पढ़ लेना। जैसे कि फाइबर क्रॉप्स जो होते हैं, फाइबर क्रॉप्स में क्या, जो सिल्क, कॉटन, जूट, ये सब तो हमको पता है मैप वर्क में पूछा जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ लेना। और जैसे कि नॉन फूड, जैसे कि रबड़ होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है क्रॉप्स में जो आते हैं। और एक क्रॉप्स और आता है फूड क्रॉप, जो ग्रेन्स में आते हैं, जैसे कि शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, हॉरिकल्चर क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें मुझे पता है मैप्स में आएगी, बट एक बार पढ़ लेना है आपको, ठीक है, जाते जाते, या फिर अभी क्या करना है, सेशन एंड होने के बाद जियोग्राफी का ये पढ़ लेना है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं मेन क्या है। मेन की बात करें तो जैसे कि G20 ग्लोबलाइजेशन आता है अपना, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें। चलो अब जैसे कि अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के, किसमें, इस टॉपिक में, एग्रीकल्चर के, क्या टॉपिक है अपना, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखो यहाँ पे बात करें तो टू मेन फोकस है फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट, लैंड रिफॉर्म, ये सारी चीजें। यहाँ पर दो चीज और आती हैं, एक ग्रीन रिवोल्यूशन, एक व्हाइट रिवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर एक होता है ग्रीन रिवोल्यूशन एंड व्हाइट रिवोल्यूशन। मेरे को ये बताओ ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है, व्हाइट रिवोल्यूशन क्या होता है, बोलो ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है, व्हाइट रिवोल्यूशन क्या होता है। ये क्यों करा गया था आपको पता है, क्यों किया गया था दोनों चीज, इंप्रूव इंडिया एग्रीकल्चर, ठीक है, इंप्रूविंग इंडिया एग्रीकल्चर के लिए दो इवोल्यूशन चले थे। बताओ ग्रीन इवोल्यूशन क्या होता है, व्हाइट रिवोल्यूशन क्या होता है, बोलो ग्रीन इवोल्यूशन क्या होता है, व्हाइट रिवोल्यूशन क्या होता है। आप बोलोगे यहाँ पे क्या था, HIV, जो हायर बोल सकते हो, हायर इंटेंसिव, सॉरी हाई यील्डिंग HYV था, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी वाले जो सीड्स थे,
जो एग्रीकल्चर के बोल सकते हो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थे, उस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए ये ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया था। HYV मतलब कि कई सारे इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हो एग्रीकल्चर के, उस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए, उस चीज़ को मांग करने के लिए क्या, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या फिर गुड टू क्रॉप के लिए क्या कराया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन कराया गया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या हुआ था, मिल्क रिवॉल्यूशन बोल सकते हो, मिल्क रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, मिल्क रिवॉल्यूशन, ये मेन है कि मिल्क रिवॉल्यूशन हुआ था। क्या हुआ था भाई, मिल्क रिवॉल्यूशन। जैसे कि मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर्स, मिल्क एक्सेप्टिंग सेंटर्स, इन चीज़ को अच्छे करने के लिए, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन ये हुआ था। हाँ जैसे कि और सारी टर्म्स बनी थी, जैसे कि केसीसी बना था। केसीसी क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब टेक्नोलॉजी इसमें आते हैं, क्रेडिट कार्ड, है ना। जैसे कि स्कीम्स लाई गई थी, कौन सी स्कीम, ये तो किसान क्रेडिट कार्ड बना था। जैसे कि एक स्कीम लाई गई थी PAIS, पेस क्या स्कीम थी, इसे बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लाई गई थी। जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रेम्यूनेटिव, है ना, ये सारी चीज़ें लाई गई थी, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा कही गई थी। तो ये दो याद रखना है कि केसीसी और पेस भी लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, हाँ भैया। अब जैसे कि एक चीज़ और हुआ था, एक टॉपिक आपको पता होगा, जैसे कि भूदान और ग्रामदान हुआ था। जैसे कि फूड सिक्योरिटी एक टॉपिक है आपके में, लेकिन तो एक भूदान और ग्रामदान हुआ था, आपको पता होगा भूदान और ग्रामदान, है ना। जैसे कि एक टॉपिक और है अपने पास, भूदान और ग्रामदान। भूदान और ग्रामदान किसके चलतन हुआ था भाई, यहाँ पे रोल था विनोद भावे का। विनोद भावे क्या थे, विनोद भावे ने क्या किया था, इस रोल को प्ले किया था, मेन था, मतलब कि इनिशिएट किया गया था इस मूवमेंट को, ये मूवमेंट था, ठीक है, ये मूवमेंट ऐसा था, ठीक है। ये क्या था, विनोद भावे ने क्या, विनोद भावे कौन थे, फॉलोवर थे, मतलब कि बहुत प्रिय फॉलोवर थे गांधी जी के, फॉलोवर ऑफ गांधी, ओके गांधी, ठीक है। तो वो क्या होता है कि विनोद भावे एक इस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि श्री रामचंद्र रेड्डी होते हैं, वो क्या करते हैं, 80 एकर्स जमीन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 80 लैंडलेस विलेजर्स को, ठीक है। वो क्या होता है, बोलो, वो क्या होता है, भूदान होता है। श्री रामचंद्र रेड्डी, कौन, श्री रामचंद्र रेड्डी। यहाँ पे क्या होता है कि श्री रामचंद्र रेड्डी क्या करते हैं, 80 एकर्स जमीन को क्या करते हैं, 80 विलेजर्स लैंड लॉर्ड्स को सौंप देते हैं, जो विलेजर्स में होते हैं उन्हें सौंप देते हैं, जो कि भूदान कहलाता है। और ग्रामदान किसे कहते हैं बताओ, ग्रामदान कहाँ हुआ था, बोलो ग्रामदान क्या हुआ था। आप बोलोगे कुछ जमींदार होते थे, कुछ ठीक है। अगर हम बात करें ग्रामदान की, तो ग्रामदान क्या होगा, बोलो, आप बोलोगे भैया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर हुआ था कि जो सम जमींदार थे, वो क्या होता है कि जैसे कि ग्राम बोल सकते हैं, मतलब कि ग्राम क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि जमींदार अपने लैंड लाइन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लैंड लाइन्स टू विलेजर्स, तो इसे हम ग्रामदान बोलते हैं, क्या, ग्रामदान, ओके, क्या बोलते हैं, ग्रामदान, ओके। ये होता है ये भूदान और ग्रामदान के बारे में था। ये टॉपिक पूछा जाए तो बता देना बस। विनोद भावे जो कि फॉलोवर थे किसके, विनोद भावे जो थे
उसके फॉलोवर थे, गांधी जी के। हाँ, तो अब इसके बाद G20 वाला आ जाता है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? ओके भाई, बाय सभी को। क्या मेरे चैनल से कोई दिक्कत हो गई क्या भाई? मतलब हमारे चैनल से मैं नहीं। अरे G20 नहीं, ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। चलें, बस हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को जब दिया जाए तो ज्वाइन कर लेना, ताकि हम लोग, जो लोग हमारे पुराने लोग थे 10th में, वो हम लोग बात कर पाएँ। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, तो वीडियो कॉल्स पे बात हो जाएंगी सभी से। और सब लोग अपना एक बताना, इस स्टोरी टाइम में 10th की कैसे जर्नी रही, वो यूट्यूब पे डाली जाएगी। इतना है। नहीं, क्लास ख़त्म नहीं हुई है भाई, अभी बहुत बचे हैं। ठीक है, तो ये था एग्रीकल्चर का चैप्टर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाई मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये बोल सकते हो लास्ट है आपके पढ़ाई से, मतलब कि चैप्टर से। इसके बाद नहीं आता कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा। ठीक है, चले आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। अब नेक्स्ट है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज 5th चैप्टर है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, आ जाओ। 6th चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, क्योंकि 2 बजे फिर एक क्लास है। तो देखो, हाँ, बात करते हैं। अब बात करते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स की। रिसोर्सेज आपको पता ही है कि रिसोर्सेज क्या है, कि एज अ रिसोर्सेज ऑब्टेन सोर्स एंड कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ये होता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमको पता है। मेन पे चलते हैं, और पे। और क्या होता है? ठीक है, और पे चलते हैं। पहला क्या टॉपिक? और। चलो, और की बात करते हैं। अगर मैं और की बात करूं, तो आपको पता है कि एन और इज अ टॉप टाइप ऑफ राइक विच मेटालिक मिनरल्स आर प्रेजेंट इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। ठीक है, और क्या होता है? और आपको पता है कि एन और इज अ टाइप ऑफ रॉक in which metallic minerals are present in concentrated form। कंसंट्रेटेड फॉर्म। ओके, ये क्या होता है? और होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? और कहते हैं। हाँ, कल मैप देख लिया है हमने। चलो, अब देखो, मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स की देखो, ये और था। अब बात करते हैं मिनरल्स की। तो आपको पता है कि मिनरल्स 2 टाइप्स में डिवाइड हैं। मिनरल्स क्या है? 2 टाइप्स में डिवाइडेड। किसमें? एक मेटालिक मिनरल्स, दूसरा क्या है? नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो ये मेरे को आसान लगता है। मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा? ये मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? जहां से मेटल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? एक्सट्रैक्शंस ऑफ नॉन मेटल। यहाँ पे नॉन मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, वो अपना नॉन मेटालिक मिनरल होता है। ठीक है, ये होता है मेटल्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी 3 टाइप्स के होते हैं भाई, 3 टाइप्स के मेटालिक मिनरल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कौन सा होता है? फेरस होता है। फेरस, फेरस मेटालिक मिनरल्स बोल सकते हो। नॉन फेरस
और तीसरा होता है प्रीसियस। ठीक है, तीसरा क्या होता है? प्रीसियस। ठीक है, फेरस क्या होता है? जो कि आयरन कंटेन करते हैं, कंटेन आयरन। फेरस कौन से होते हैं? जो कि आयरन को कंटेन करता है। ओके, दूसरे की बात करें तो नॉट कंटेनिंग आयरन, नॉन फेरस क्या हो जाएगा? नॉट कंटेन आयरन, नॉट कंटेन आयरन। हाँ भैया, प्रीसियस की बात करें तो यहां पर क्या आता है? प्रीसियस में क्या आया जाता है? जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? प्रीसियस में आ जाती हैं। तो ये होता है पूरा मेटेलिक मिनरल्स का। नॉन मेटेलिक मिनरल्स का कोई भी टाइप्स नहीं होता है। ओके भाई। हाँ भैया, तो मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है कि मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, फेरस, नॉन फेरस, प्रीसियस होता है, तीन टाइप्स। फेरस क्या होते हैं? जो कि आयरन को कंटेन्स करेंगे। नॉन फेरस क्या होते हैं? जो कि आयरन को नहीं कंटेन करते हैं। प्रीसियस क्या होता है कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये जो केमिस्ट्री से बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज के जो नीचे आते हैं वो इसमें आ जाएगा। ओके, तो जो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करे वो मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल यहाँ पे बोल सकते हो कि ये मेटल्स, नो मेटल इन दैम, कोई नॉन मेटल्स नहीं होता है। और ये भी बोल सकते हो कि जब एक्सट्रैक्शन होगा तो नॉन मेटल्स का ही होगा, मेटल का नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेटल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। याद है? हाँ भैया, चलो। भाई साहब, चलो मिनरल मेटेलिक की बात करते हैं। मेटेलिक मिनरल्स किस किस में है, क्या क्या आते हैं इसमें, ये बात कर लेते हैं। ठीक है, ये था मैंने, ये मेन था, ये इससे समझ जाओगे पूरा। लेकिन और बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, मेटेलिक मिनरल्स। जैसे कि पहला अपना आता है, पहला आता है आयरन ओर। आयरन ओर, ठीक है, आपको पता है कि द मेन ओर फ्रॉम विच आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फॉर स्टील मैन्युफैक्चर। यहाँ पे जो होता है आयरन ओर, ये स्टील मैन्युफैक्चर के लिए जब कोई एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो आयरन ओर, मतलब कि ये ऐसा होता है। ठीक है, स्टील मैन्युफैक्चर के लिए वो आयरन ओर होता है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, ओके भाई। आप बोलोगे कि ये बैकबोन होता है, ये बैकबोन होता है मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए, बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, बैकबोन किसका होता है? मॉडर्न सिविलाइजेशन का। ओके, जैसे कि आयरन एंड स्टील, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें, जैसे कि एक और आता है इसमें, दूसरा आ जाएगा मैग्नीज भी। क्लासिफिकेशन जो हुआ मैग्नीज में भी हुआ है। मैग्नीज की बात करें तो व्हेन एडेड टू आयरन, मैग्नीज एक्ट्स अ क्लीनर मैन्युफैक्चरिंग स्टील। ठीक है, क्लीनिंग एक्शंस बोल सकते हो। क्लींसर इज मैन्युफैक्चरिंग स्टील टू रिमूव ग्लासेस। ठीक है, ग्लासेस को रिमूव, अगर मैग्नीज की बात करें तो व्हेन, जब आयरन में ऐड किया जाता है मैग्नीज को, व्हेन एडेड टू आयरन, मैग्नीज एक्ट एज अ क्लींसर इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील को मैन्युफैक्चर के लिए बोल सकते हो क्लींसर इन मैन्युफैक्चर स्टील। ठीक है, टू रिमूव, क्या रिमूव करने के लिए? ग्लास को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव ग्लासेस। ओके, ये आते हैं अपने मिनरल्स में। किसमें? ये आता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स में। आयरन ओर, जो कि क्या होता है? स्टील मैन्युफैक्चर के लिए बोल सकते हो बैकबोन है मॉडर्न सिविलाइजेशंस का। दूसरा आता है मेटेलिक मिनरल्स में मैग्नीज क्या है? व्हेन एडेड टू क्लींसर की तरह ऐड करता है मैन्युफैक्चरिंग स्टील, उसमें से ग्लास को रिमूव करने के लिए। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन फेरस, जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। आयरन ओर की बात हो चुकी है, मैग्नीज की बात हो चुकी है, वह नॉन फेरस मिनरल्स में क्या क्या आते हैं। फेरस मिनरल की बात कर लिए, अब हम बात करते हैं किसका? नॉन फेरस मिनरल्स का। क्या? नॉन फेरस मिनरल्स। अब देखो नॉन फेरस मिनरल्स में क्या क्या आएगा, आपको पता है कि नॉन फेरस मिनरल्स पे कॉपर आएगा, जैसे ये सारी चीज़ें कॉपर है ना। दूसरे की बात करें तो बॉक्साइट, ये दो आएगा नॉन फेरस मिनरल्स में। ठीक है, ये क्या आते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स में आते हैं, जैसे कि कॉपर एंड बॉक्साइट। ठीक है,
कॉपर क्या है, अगर बात करेंगे कॉपर की प्रॉपर्टीज से तो क्या है, बोलो ये क्या है कि भैया बोलोगे मेटल, डक्टाइल मेटल एंड गुड कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टर है, ठीक है। कॉपर की बात करें तो क्या है कि डक्टाइल मेटल एंड अ गुड कंडक्टर, एंड अ गुड कंडक्टर, एक गुड कंडक्टर है, ओके। हाँ भैया, बॉक्साइट की बात करें तो ये क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बॉक्साइट जो होता है वो कंसिस्टिंग किसका होता है, नॉन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। यहाँ पे आयरन ओर का कोई रोल नहीं होता है, बिकॉज नॉन फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं जो कि आयरन ओर को कंसिस्ट ना, आयरन को ना कंसिस्ट करे, नॉट कंटेन आयरन, तो कंसिस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या होता है भाई, ये अपने नॉन फेरस मिनरल्स में आते हैं। हाँ भैया, अब बात करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, तो हाँ अपना मेटेलिक मिनरल्स में ये सारी चीज़ें था जो फेरस मिनरल्स थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब वहाँ पर ही हमने बात कर ली थी ऐसे टाइप्स में, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं जैसे कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के टाइप। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, अगर मैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करूं तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या आएंगी, मिका, मिका, ठीक है। मिका, मिका मेन होता है, मिका जो है इट इज़ द क्रिस्टल लेयर्स एंड क्रिस्टल एंड ब्रिटल लेयर होती है। मिका क्या होती है, क्रिस्टल लेयर एंड ब्रिटल होती है, क्रिस्टल लेयर्स होती हैं ये, क्रिस्टल लेयर्स के साथ साथ ब्रिटल्स भी होती हैं एंड ब्रिटल्स, कौन, मिका, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है जो कि ना कंटेन करे, तो उसमें मिका ही आता है, ठीक है, उसमें क्या आता है, मिका ही आता है, ओके। आ जाओ, अब हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की, अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी रिसोर्स की। एनर्जी रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है तो याद रखना। एनर्जी रिसोर्स की बात करते हैं। एनर्जी रिसोर्स की बात करें तो एनर्जी रिसोर्स की यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिसोर्स एंड एनर्जी रिसोर्स प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, ठीक है, हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है। ये भी बोल सकते हो कि इज नीडेड टू कुक फूड एंड रन व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें एनर्जी रिसोर्सेज में आती हैं। लेकिन दो मेन बात होती है, दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला क्या, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होता है। और उसके साथ साथ दूसरे की बात करें तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। ये होता है दो टाइप्स के। कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करोगे तो यूज इन अ लार्ज कमर्शियल जनरेटिंग पावर, है ना, बोल सकते हो कि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आप दो वर्ड से समझ सकते हो। बोलो कैसे समझ सकते हो, ये बता सकता है क्या कोई, ये कोई बता सकता है? देखो, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो कि नहीं रिन्यूड होते हैं, टाइम से नहीं रिन्यूड होते हैं। नॉन कन्वेंशनल ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। आपको ये रिसोर्सेज तो पता होंगे, आप समझ जाओगे, मतलब कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जो रिन्यूड नहीं होते। रिन्यूड कौन कौन से नहीं होंगे, जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें, कोल, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पे आएंगी ऐसी एनर्जी जो क्या होंगी, रिन्यूड हो जाए टाइम टू टाइम, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ब्लो गैस, टिडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, रिन्यूड हो सकती हैं, वो अपने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आएंगी, ठीक है। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएंगी, ओके। हाँ भैया, ठीक है, तो ये होता है, जैसे कि कोल आएंगे, ये सारी चीज़ें तो याद रखना है। तो नेचुरल गैस, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में क्या आएंगी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारी चीज़ें, ओके। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, ये सारी चीज़ें। अब थर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, ये सब थर्मल प्रॉपर्टीज़ में आएंगी, ओके। गैस जनरेटेड, जो कि थर्मल पावर होता है,
ठीक है, तो ये था मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। बहुत लोगों को लगता है कि कठिन होता है। अभी देख लो क्या था इस टॉपिक में, क्या था इस चैप्टर में, कुछ नहीं था। मिनरल्स के बारे में जाना, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स के सारा टॉपिक्स खत्म होता है। उसके बाद अपना आ जाता है फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स, ये सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज आ जाता है, जहाँ पर दो होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। यहाँ पर थर्मल आ जाता है। थर्मल क्या होता है, जो कि कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल से ये सबसे जनरेट बोल सकते हैं, वो अपना थर्मल होता है। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, ओके। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। इस वर्ड से आप बड़ी बड़ी डिफिनीशन भी लिख सकते हो। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर एक लास्ट बचता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उसको भी इतना महत्व मत दो, लेकिन मैं उसमें से आपको टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से। अगर आपको पढ़ना है तो आप वो पढ़ लो, ठीक है। आ जाओ 7 चैप्टर जो कि मैन्युफैक्चर। भाई 7 चैप्टर कराया, मेरी हालत डाउन ऐसी हो रही है, अभी खाना भी नहीं हुआ है। आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। सेशन को लाइक भी कर देना प्रिय लोग। आ जाओ, आपको पता है कि यहाँ पर आपको 2 चीज़ पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि पहली बात, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंस में बता देना, वो पढ़ लेना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। मैं इसको पढ़ाने में उतना नहीं रखता हूँ, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं है। चलो आ जाओ। अगर बात करें तो पहला आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपको याद रख लेना है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब भैया, जैसे कि इसमें क्या बताना है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग इज सीन एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। जैसे कि बैकबोन्स बोल सकते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, बैकबोन से, ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए बैकबोन से। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग किस रीजन्स के लिए बैकबोन बोलते हैं ये देख लो। जैसे कि जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल चीज़ों को बनाने के लिए, है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उन चीज़ के लिए जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ को यूज़ करने के लिए बोल सकते हो कि बैकबोन है डेवलपमेंट का, बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चर इस सीन, ये देखा जाता है एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, ओके, बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। हाँ भैया, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चर होता है। ऐसे ही जैसे कि कई सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। इंडस्ट्रीज़ के बारे में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको पढ़ लेना, ये देख लो। देखो इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ देखो, इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करूँ, इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो आपको कौन कौन से इंडस्ट्रीज, जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ओके, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। दूसरा बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तीसरे बात करें तो कॉटन इंडस्ट्री। ये सारी इंडस्ट्री याद, एक बार, ज़्यादा इसमें है नहीं है कुछ, बट कॉटन इंडस्ट्री में क्या प्रिपेयर होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या प्रिपेयर होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या प्रिपेयर होता है, ये आपको याद कर लेना है। कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इसे बोलते हैं हम लोग, इंडस्ट्री नहीं बोलते, ठीक है। चौथे की बात करें जूट टेक्सटाइल, ठीक है, जूट टेक्सटाइल। फिफ्थ की बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री। और नेक्स्ट की बात करें जो सिक्स्थ है अपना, मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ओके। तो ये याद रखना है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री, ओके भाई। भैया, जैसे कि और सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, इतनी नहीं है। और जैसे आप कह रहे हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन वाले कुछ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप वर्क में, मैंने कल पढ़ाया है, वो जाकर कर लो, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, क्या, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आती हैं। ये सारी इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री के बारे में ही जानना है इस चैप्टर में। दूसरे की बात करें एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग
ठीक है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज है ना, केमिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट बात करें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री। देख लो भाई, ये सारी इंडस्ट्री के बारे में जानना है, इंडस्ट्री। और नेक्स्ट बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, और नेक्स्ट की बात करें तो क्या नेक्स्ट है आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, ये सब इसमें आ जाएंगी। ओके, जैसे कि अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस वाले ये सारी चीज़ें हैं, तो याद रखना कि यहाँ पे एयर, वाटर, लैंड, नॉइज़ ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ है। ओके, ये था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। आपको ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं पूछा जाएगा, ये मत सोचना कि आपसे सारी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक पूछ लेता तो बताना है, और बाकी के जो है वो मैप वर्क में आएंगे। मैंने कल बताया था जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें आएंगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर में। ओके, तो ये था भाई चैप्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। सीबीएसई ने सीधा सीधा बोला है कि सीबीएसई ने सीधा सीधा बोल दिया है कि उसमें के जो टॉपिक हैं वो मैप वर्क में आएंगे, थ्योरी में नहीं आएगा। ओके भाई, बोलो। तो ये था चैप्टर, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, मैंने अपना 100% दिया, तुम लोग चटिया रहे हो तो इसमें मेरी क्या गलती। चलो फिर है हमारी 2 बजे क्लास सिविक्स की। 2 बजे क्लास फिर है सिविक्स की। ठीक है, सिविक्स की 2 बजे क्लास है। जो शांत मन से पढ़ा होगा वो सही है। चलो, तो 2 बजे, अभी कितना हो रहा है 12:57, मतलब 1 घंटे का आपको रेस्ट दे रहा हूँ। 2 बजे फिर मैं प्रकट हो रहा हूँ सिविक्स की क्लास लेकर। फिर मैं 5 बजे मिलूंगा इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर, 5 या 6 बजे। चलें, चलो मिलते हैं अगले लाइव क्लास सेशंस में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी 2 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। आ जाना सभी लोग 2 बजे करेक्ट आ जाना। मैं 2 बजे करेक्ट यहीं पे रहूँगा। ठीक है, 2 बजे करेक्ट आ जाना है आपको। क्या करने बोलो, 2 बजे करेक्ट आ जाना है आपको, बोलो पढ़ने भाई। चलो मिलते हैं अगले लाइव क्लास सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। हाँ, 2 बजे मिलता हूँ, 2 बजे मिलता हूँ भाई। सभी से आ जाना वापस। अरे भाई, अगर मैं इतना दम रखता हूँ पढ़ाने तो आपको दम होना चाहिए पढ़ने का। ओके, सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो। ठीक है, रैपिड रिवीजन क्या हो गया, ये पूरा डिटेल हो गया। चलो मिलते हैं। अभी आता हूँ 2 बजे फिर से सिविक्स की क्लास लेके, पूरी कंप्लीट करेंगे।